Students, myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kumar Nritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीनल फेल्योर्स के बारे में. What is renal failures? So let's start. So first of all, definition. रीनल फेलियर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रीनल फेलियर, रीनल्स का मतलब होता है किडनीज और फेलियर का मतलब होता है कि किडनी में डैमेज हो जाना. अब वो किडनी का डैमेज जो है वो टेम्पररी या परमानेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है. सो रीनल फेलियर्स रेफर्स टू टेम्पररी और परमानेंट डैमेज टू द किडनी दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ normal kidney function. And there are two different types of renal failure: acute and chronic रीनल फेलियर. सो इसको समझते हैं कि रीनल फेलियर जो है वो टेम्पररी या परमानेंट किडनीज के डैमेज होने का एक रेफरेंस है, जिसके अंदर जो किडनी है उसके जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए वो खत्म हो जाते हैं. तो नॉर्मल फंक्शन किडनी नहीं कर पाती है, तो नॉर्मल फंक्शन अगर किडनी के खत्म हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो इससे किडनी की दो प्रकार की डिजीज बनती है, जो कि अक्यूट और क्रॉनिक फेज के हिसाब से दो प्रकार की. तो फर्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर और सेकंड है क्रॉनिक रीनल फेलियर. तो acute renal failure has an abrupt onset and is potentially reversible, and chronic renal failure is progressive slowly over at least 3 months and can lead to permanent renal failure that causes symptoms, treatment and outcome of chronic and acute are different. यहाँ पे हमें समझना यह है कि अक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर हम किसे मानेंगे. अक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है कि जस्ट ऑनसेट हो जाए, मतलब कि जस्ट आपके किडनी के फंक्शंस में थोड़ा सा भी अल्टर हुआ और आपको सिम्टम्स नजर आ जाए. वहीं क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है कि कंटिन्यू धीरे 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 डिजीज के स्लोली प्रोग्रेशन की वजह से 3 मंथ से ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ तक अगर ये डिजीज प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है तो परमानेंटली रीनल के जो फंक्शन है उसको इम्पेयर्ड करेगी, इस वजह से रीनल फेलियर हो सकता है. तो इसके कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट और आउटकम जो है वो अलग अलग लिखे जाते हैं. उन्हीं के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे. अब इसके कॉजेज क्या है, अक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज देखते हैं. डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस में अकर फ्रॉम ब्लड लॉस, सर्जरी और शॉक. मतलब कि अगर ब्लड फ्लो जो है किडनी की तरफ, जो ब्लड फ्लो होता है उसकी जो इफरेंट और एफरेंट जो आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को किडनी के अंदर लेके जाती हैं, है ना, मैं ये बोमन कैप्सूल की बात कर रही हूँ जो किडनी के अंदर होती है. तो अगर किडनी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होने का कारण क्या हो सकता है कि भाई ब्लड लॉस हो रहा है या फिर कोई सर्जरी हुई है या किसी प्रकार का शॉक लगा है, हाइपरटेंशन की वजह से भी रीनल फेलियर मिलता है. तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी की वजह से अक्यूट सिम्टम्स मिलते हैं. एंड ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है किडनी से जो यूरेटर्स आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाती है, या किडनी को सप्लाई देने वाली जो आर्टरीज वगैरह है, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो भी हो सकता है. हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम मिल जाए, usually caused by E. coli infection. Kidney failures develop as a result of obstruction to the small functional structure and vessels inside the kidney. अब आपको जैसे कि पता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स होती है. अगर इसके अंदर भी नेफ्रॉन्स के, जो मैंने बोमन कैप्सूल का रेफरेंस दिया था, वो बोमन कैप्सूल जो है वो आपके नेफ्रॉन्स की एक यूनिट है. नेफ्रॉन्स पूरा बोमन कैप्सूल डीसीटी और पीसीटी और इनके थ्रू बनता है ना, कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स कलेक्टिवली मिलके एक नेफ्रॉन्स बनाता है. तो अगर उसकी ब्लड सप्लाई में कहीं कमी है या फिर किडनी से निकलने वाली या जाने वाली जो वेसल्स हैं, अगर उसके अंदर और किडनी के अंदर भी जो वेसल्स पाई जाती है, तो अगर उसमें कहीं भी किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से वहां पे अगर कुछ हो गया है, तो भी acute renal failure मिलता है. Investigation of certain medications that may cause toxicity to the kidney. और कुछ टॉक्सिसिटी होती है कुछ ड्रग्स की वजह से, जिससे भी किडनी फेलियर्स पाया जाता है.
यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन्स जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है उसके अंदर ग्लोमेरुलस मिलता है। अगर उस ग्लोमेरुलस में किसी प्रकार से इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, सो अ टाइप ऑफ किडनी डिजीज दैट्स इन्वॉल्व ग्लोमेरुलाई, ड्यूरिंग glomerulonephritis the glomeruli become inflamed and impair the kidney's ability to filter urine। सिंपल सी बात है, अगर उसकी ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन है तो किडनी किडनी फिल्टरेशन का काम ही नहीं करेगी। एनी कंडीशन दैट में इम्पेयर द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और अगर किडनी की तरफ जाने वाली जो वेसल्स है, अगर वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं करेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। सो इससे क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट की भी कंडीशन बन सकती है। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कह दूं या अक्यूट किडनी डिजीज अगर हो जाती है तो इसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटीज पे भी इफेक्ट आता है, तो कार्डियक अरेस्ट भी मिलता ही है। अब यहाँ साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे अक्यूट रीनल फेलियर के अंदर, हेमरेज, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर्स आता है, पेशेंट के रैशेज भी मिल सकते हैं बॉडी पे, ब्लडी डायरिया, डायरिया हो सकता है जिसके अंदर ब्लड मिलता है, सीवियर वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेट में पेन रहता है, नो यूरिन आउटपुट और हाई यूरिन आउटपुट, या तो अ, अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन पास आउट ही नहीं होगा, या बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होता है जैसे कि डायबिटीज में हम देखते हैं। और हिस्ट्री मिलती है, जब भी हम बॉडी का जब भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वहां पे हमें इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी पाई जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो कि रीनल फेलियर में मिलते हैं। अदर सिम्टम्स की बात करें तो पेल स्किन मिल सकती है, हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सर्टन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन जो मैं आपको बता सकती हूँ टॉक्सिसिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से भी उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर देखा गया है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है तो भी, ट्रॉमा या शॉक की कंडीशन में भी रीनल फेलियर मिलता है। स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, टिश्यू के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, अब इसका एक सिम्टम है, अगर आपकी किडनी प्रॉब्लम है तो आपके अपर बॉडी में स्वेलिंग मिलेगी, और अगर हार्ट में है तो लोअर बॉडी में स्वेलिंग मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर आपकी आंखों के चारों तरफ अगर स्वेलिंग रहती है तो ये भी एक किडनी डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। डिटेक्टेबल एब्डोमिनल मासेस, आप अपने एब्डोमेन का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो एब्डोमेन मास को अच्छे से डिटेक्ट करके चेक करना चाहिए। एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स और टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, तो ये बात जब मैं आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेने के लिए बता रही हूँ, तो जब प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो उसमें प्रॉपर मेडिसिन की हिस्ट्री लेते हैं, और कोई किसी प्रकार का हैवी मेटल्स या टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में तो नहीं जा रहा, जो कि वाटर सॉल्युबल होकर किडनी तक पहुंच रहा है और किडनी फंक्शंस को इम्पेयर्ड कर रहा है, इस वजह से रीनल इम्पेयरमेंट मिलते हैं, रीनल रीनल फेलियर आगे जाके अक्यूट या क्रॉनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें अक्यूट रीनल फेलियर में, सो इन एडिशन टू अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, योर चाइल्ड्स डॉक्टर में ऑर्डर द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमें इसके अंदर, क्योंकि हमें हमें पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर रीनल फेलियर हो सकता है, तो हमें क्या करना है, एक हमें फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है बच्चे की। तो वो या तो बच्चा अगर बड़ा है तो खुद दे वो हिस्ट्री, या फिर उसके पेरेंट्स किससे हमें इस मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है। और हम अदर चेकअप्स के अंदर बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट, फिर चेस्ट एक्सरे और बोन स्कैनिंग भी करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या मिलता है, ब्लड टेस्ट विल डिटरमाइन ब्लड सेल काउंट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड किडनी फंक्शन टेस्ट ऑल्सो, KFT। यूरिन टेस्ट वगैरह कराते हैं जिसके अंदर हमें क्रिएटिनिन और क्रिएटिन की मात्रा पता चलती है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट यूजेस विजिबली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ इंटरनल टिश्यू, बोन, ऑर्गन ऑन टू फिल्म। मतलब हमें चेस्ट एक्सरे से हमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हुए हमें इंटरनल टिश्यूज की, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन इसके अंदर मिलता है, तो कहीं ना कहीं किडनी और बोन्स के अंदर प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, इस वजह से टिश्यू परफ्यूजन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे चेस्ट एक्सरे वगैरह करवा के भी ये चेक करना चाहिए कि लंग्स के चारों तरफ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वगैरह तो नहीं है, कई पेशेंट के लंग्स के अंदर पानी भर रहा है, प्लूरल इफ्यूजन मिल जाए, है ना, हाइड्रोन्यूमोनिक कंडीशन आ जाए, तो ये चीजें चेक करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे भी परफॉर्म करवाते हैं।
बोन स्कैनिंग की बात करें तो अ न्यूक्लियर इमेजिनिंग मेथड टू इवेलुएट एनी जनरेटिव और एन आर्थराइटिक चेंजेस इन द जॉइंट्स टू डिटेक्ट बोन डिजीज एंड ट्यूमर टू डिटरमाइन द कोज ऑफ बोन पेन और इन्फ्लेमेशन। बोन पेन और बोन इन्फ्लेमेशन है तो भी हमें, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी किडनी डैमेज होने की वजह से, क्योंकि हमारी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं तो कैल्शियम वगैरह का फिल्ट्रेशन में दिक्कत आती है। और अगर ज्यादा एक्सेस में हो रहा है तो हमारी बोन की डिफॉर्मिटी, आर्थराइटिक चेंजेस बोन्स में देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हम बोन स्कैनिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि बोन पे कितना इफेक्ट आ रहा है, किसी प्रकार का ट्यूमर तो नहीं है, बोन के अंदर कोई पेन कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं बन गया है। तो ये चीजें जो है हमें बोन स्कैनिंग से पता चलती है। इसके बाद हम रीनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, रीनल अल्ट्रासाउंड जैसे नॉर्मल भाषा में हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है इन विच अ ट्रांसड्यूसर इज पासिस ओवर द किडनी, प्रोड्यूस साउंड वेव्स which bounce off the kidney, transmitted a picture of the organ on a video screen. So the test is used to determine the size and the shape of kidney and to detect a mass, kidney stone, any kind of cyst or other obstruction or abnormalities. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर रीनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो एक ट्रांसड्यूसर, ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है एक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किडनी आपको पता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो हम पेशेंट को पेशेंट टेबल के ऊपर लिटाते हैं, उल्टा पेट के बल लिटाते हैं और ट्रांसड्यूसर, क्योंकि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो वह ट्रांसड्यूसर को किडनी के पीछे रख के उस पे साउंड वेव्स भेजते हैं, तो वो किडनी से बाउंस होकर एक पिक्चर, ऑर्गन की पिक्चर बनाता है और वीडियो बनाता है स्क्रीन पे, जिससे हमें पता चलता है किडनी की शेप एंड साइज क्या है, किसी प्रकार का कोई मास तो फॉर्म नहीं हो गया है किडनी में, कोई किसी प्रकार का स्टोन, कोई सिस्ट बन गई हो और अदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज अगर पेशेंट के हो, मतलब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किडनी के अंदर कोई वेसल्स ब्लॉक हो रही है, या उसकी नेफ्रोटिक जो यूनिट है, मतलब किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का मतलब इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो रीनल अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत कुछ किडनी के अंदर की कंडीशन, उसके यूरेटर्स की कंडीशन, ये सब देखने को मिलता है। तो हम जल्दी ही रीनल फेलियर का पता भी लगा सकते हैं। तो रीनल अल्ट्रासाउंड इज द main diagnostic tool in acute or chronic both phases of renal failure. Then इसके बाद बात करें, क्योंकि क्योंकि किडनी फेलियर का इफेक्ट कार्डिक पे भी पड़ता है, किसी प्रकार कार्डियक अरेस्ट ना हो तो वहां पे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कराते हैं, जैसे कि ईसीजी और ईकेजी बोलते हैं। तो दिस टेस्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, शोज एबनॉर्मल रिदम्स और एबनॉर्मल रिदम्स जिसको एरिथमिया या डिसरिथमियास कहते हैं, एंड डिटेक्ट हार्ट मसल्स डैमेज। अगर हार्ट की मसल में किसी प्रकार का डैमेज है तो उसका भी हमें पता चलता है। रीनल बायोप्सी कराएंगे। सो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ टिश्यू सैंपल, जैसे कि हम किसी निडल से या ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान हम एक टिश्यू का सैंपल लेते हैं, और फ्रॉम द बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो हमने टिश्यू का सैंपल लिया उसको फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन में। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस अक्यूट रीनल फेलियर के अंदर ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इज दैट specific treatment for renal failure will be determined by your child doctor based on जब हमें किसी भी बच्चे का रीनल फेलियर का कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर हिस्ट्री के दौरान बच्चे की एज, उसकी ओवरऑल हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। यहाँ हिस्ट्री बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक की सारी हिस्ट्री होती है कि बच्चे की प्री नेटल, नेटल और जो लेबर हिस्ट्री है वो कैसी है। एक्सटेंडेड डिजीज, ये डिजीज कब से कब तक एक्सटेंड हो रखी है और किस प्रकार का इसका टाइप है, कि अगर रीनल फेलियर है तो वो अक्यूट है या क्रॉनिक है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो योर चाइल्ड टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन, प्रोसीजर एंड थेरेपी, हमें ये भी देखना है कि वो किस प्रकार की मेडिसिन खा रहा है, क्योंकि मेडिसिन जो है वो ड्रग टॉक्सिसिटी को बताती है। एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि पानी के थ्रू या किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जा रही है तो इससे भी
रीनल फेलियर हो सकता है। तो स्पेसिफिक मेडिकेशंस, एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर, अगर बच्चे को मान लीजिए किसी प्रकार की कैंसर थेरेपी या कोई अदर काइंड ऑफ थेरेपी या प्रोसीजर चल रहा है, तो वहां पे भी रीनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें ये प्रॉपर हिस्ट्री जानना बच्चे से या बच्चे के पेरेंट्स से बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन फॉर द कोर्स ऑफ द डिजीज, डिजीज के कोर्स और उसके एक्सपेक्टेशन के बारे में जानना जरूरी है। एनी काइंड ऑफ ओपिनियन अगर किसी और सीनियर डॉक्टर से लेना तो वो भी जरूरी है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ acute renal failure depend on underlying cause। अगर acute renal failure है तो cause के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चालू करेंगे। इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ आईवी फ्लूइड्स हो सकता है, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में अगर आईवी फ्लूइड अगर पेशेंट में भेजते हैं तो ब्लड वॉल्यूम को हम रिप्लेस करके अच्छे से उसके ब्लड को इम्प्योर करके रीनल जो फेलियर हुआ है उसको हम क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक्स देके भी, और एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा। अब यूरिन आउटपुट बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ने से बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, क्योंकि बॉडी के इंट्रा सेल्युलर स्पेसिस के अंदर जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है जिससे कि पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है वो कम होगी। तो डायूरेटिक थेरेपी और यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने का मेडिकेशन जो है पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। फिर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। हमें पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते रहना है जिससे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम इन तीनों की कमी शरीर में ना हो, क्योंकि इन तीनों की कमी की वजह से भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। अगर एक्सेसिव कैल्शियम की कमी है तो बॉडी की बोन बोन मास जो है वो कम होगा, तो इजीली बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, बोन के बोन के बॉडी मास इंडेक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो बीएमडी की जांच और इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, क्लोजली मॉनिटर करके पेशेंट को देना। एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर अल्टर हो रहा है तो रीनल फेलियर के चांसेस बनते हैं। तो पेशेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, इसके लिए मेडिकेशन से स्टार्ट करें। स्पेसिफिक डाइट रिक्वायरमेंट, डाइट रिक्वायरमेंट तो है इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस के साथ साथ। In some cases, children may develop severe electrolyte disturbance and toxic level of certain waste product normally eliminated by the kidney. So children may also develop fluid overload. Dialysis may be indicated in these cases. So dialysis की कंडीशन जब आ जाती है कि बॉडी जो है वो इस एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से बाहर ही नहीं निकाल रही, क्योंकि किडनी जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, किडनी इतना फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं कर पाती, तो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से नहीं निकाल पाएगी। तो वहां पे फिर हमें डायलिसिस मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। और वो डायलिसिस क्या करती है, जो डैमेज किडनी है उसकी जगह काम करके वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाले। सो ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ किडनी फंक्शन। अब क्योंकि डिजीज अगर क्रॉनिक हो गई है तो किडनी फंक्शन के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे भी मेडिकेशन जरूरी है जो कि ग्रोथ, प्रिवेंशन ऑफ बोन डेंसिटी लॉस और एनीमिया अगर पेशेंट को हो गया तो उसको ठीक करेगा। डायूरेटिक ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन चालू करेंगे ताकि आउटपुट ऑफ यूरिन इंक्रीज हो, और स्पेसिफिक डाइट रिस्ट्रिक्शन है वो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सो डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये क्रॉनिक फेज की एकदम लास्ट स्टेज है जब सभी प्रकार के मेडिकेशंस और थेरेपी और प्रोसीजर फेल हो जाते हैं। सो मोस्ट चिल्ड्रन विद रीनल फेलियर आर फॉलोड बाय पेडियाट्रिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, a doctor who specialize in disorder of disease of kidney. We have to be consulted. So thank you. Hope you understand the renal function test and its causes, its types, its investigation, and its treatment protocol. If you have any kind of query about renal function or renal failure, you can ask me in comment below section. I will try to resolve your problem definitely. So that's all for this session. Thank you. Thank you so much. Namaste.